2 जनवरी 2026 में दिन के समय एक देवर अपनी भाभी के पास आता है तो उसकी भाभी कहने लगती है कि तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, नए साल को भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब इस बात को सुनकर जो देवर है वो मुस्कुराता है और कहता है कि भाभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बिना पैसों के एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जिससे आप पूरी तरह से खुश हो जाओगे। यह बात सुनकर भाभी भी मुस्कुराती है और जो देवर होता है वह उसे वो गिफ्ट तो दे देता है, लेकिन उस गिफ्ट को मिलने की वजह से जो भाभी होती है वह सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ था ऐसा और क्या था ऐसा वो गिफ्ट जिस गिफ्ट की वजह से भाभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो जीतू सुदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के एक गाँव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति है जिसका नाम विजय राज होता है और विजय राज एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता है। उसके साथ उसकी पत्नी रहा करती है जिस पत्नी का नाम होता है सत्यरूपा। सत्यरूपा और विजय राज की जो शादी थी वो 2022 में हुई थी और उसके बाद वो खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं पर उनके घर से थोड़ी दूर विजय राज के ताऊ का लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहित कुमार। मोहित कुमार जो होता है वह ज्यादातर ट्रकों में लोडिंग अनलोडिंग का काम किया करता है और उसका काम ज्यादातर सुबह शाम का रहा करता है। और विजय राज के घर से मोहित का घर लगभग 100 मीटर दूर है, तो इसी वजह से जो दिन के समय में कभी भी जो सत्यरूपा होती है उसे कभी भी कोई काम की जरूरत हुआ करती, यानी कि घर पर या कोई सामान खत्म हो गया हो या किसी सामान में कोई परेशानी आ गई हो तो वह सीधा मोहित के पास फोन कर लिया करती और उसको अपने घर पर बुलाकर उस काम को अपने को करवा लिया करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से जब बारिश का समय होता है और उसी दौरान एकदम जोर से बिजली कड़कती है दिन के समय में, तो उसी समय जो उसका पति होता है यानी कि जो विजय राज था वह तो नौकरी पर गया हुआ था, लेकिन जो सत्यरूपा होती है उसे अब बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। तो इसी वजह से वह मोहित कुमार के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम ना घर पर आ जाओ, मुझे ना बहुत तेज डर लग रहा है, बारिश में जो बादल गरजते हैं ना मुझे उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। इस बात को सुनकर जो मोहित कुमार होता है वह अपनी भाभी के घर पर आ जाता है और वहीं पर रुककर कहने लगता है कि ठीक है भाभी, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। उसके बाद जो सत्यरूपा होती है वह उसके लिए चाय बनाती है और जब इस चाय को मोहित पीता है तो एकदम से उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। कहता है कि भाभी आपके हाथों में तो सच में ही जादू है। दरअसल आज से पहले भी कई बार जो सत्यरूपा होती है वह जब भी कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाया करती तो मोहित कुमार के पास फोन कर दिया करती और उसे यहाँ पर बुला लिया करती है। जो मोहित कुमार होता है वो उसकी खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करता है। इसी तरह से वो आज भी तारीफ करता है, लेकिन आज मौसम कुछ और तरह का था और जब यहाँ पर मोहित कुमार उसकी चाय की तारीफ करता है तो उसके बाद वो कहने लगती है अच्छा सच में मेरे खाने में इतना टेस्ट हुआ करता है जितनी तुम तारीफ किया करते हो। तो मोहित कुमार कहता है कि हाँ भाभी मैं सही कह रहा हूं। इसके बाद जो सत्यरूपा होती है वह कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो थोड़े मेरे पास आकर बैठ जाओ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि बारिश का समय था और बादल बार बार गरज रहे थे। तो उसके बाद मोहित भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसके पास जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अब जब घर के अंदर दोनों अकेले होते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि उन दोनों के बीच में आज पहली बार अवैध प्रेम प्रसंग बन जाते हैं। अब ये जब अवैध प्रेम प्रसंग पहली बार बनते हैं तो उसके बाद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है और अब तो हर रोज जब भी कभी मौका मिला करता ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करते और सभी लोगों से छुपते छुपाते अपनी दोहरी जिंदगी को जो सत्यरूपा होती है वो जी रही थी। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ यहाँ पर अब जो मोहित होता है वह खुद से कोई न कोई बहाना बनाकर यहाँ पर सत्यरूपा के घर आ जाया करता और उसके साथ अच्छा समय बिताया करता। समय को बीतते बीतते अब आ जाता है 2026, यानी कि 2025 कंप्लीट हो गया था और 2026 की जब 2 तारीख होती है तो 2 तारीख को जो सत्यरूपा होती है वह जब मोहित उसके पास आता है तो उससे कहने लगती है कि ये बताओ मोहित, देखो नए साल को जाए हुए भी 2 दिन हो गए हैं लेकिन तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया है। अब इस बात को सुनकर जो मोहित होता है वो कहने लगता है कि भाभी मेरे पास देखो पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बिना पैसों का एक ऐसा गिफ्ट दे सकता हूं जिससे आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे और ऐसा गिफ्ट शायद ही आज तक आपने देखा होगा।
इस बात को सुनने के बाद सत्यलता भी मुस्कुराती है और उसके बाद मोहित भी मुस्कुराता है। यहाँ पर जो मोहित है वो संबंध बनाने की बात कर रहा था और उसके बाद उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। संबंध बनने के बाद यहाँ पर जो मोहित होता है, जब शाम का समय होता है तो उसके बाद कहता है कि ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, भैया के आने का टाइम हो रहा है। और उसके बाद जो मोहित होता है वहां से निकल जाता है। मोहित वहां से चला गया था, लेकिन अपने घर न जाकर वह मार्केट जाने का तय करता है और वहां से कुछ सामान उसे शायद खरीदना था। इसके बाद वह मार्केट जाता है, लेकिन उसके बाद कभी भी ना तो अपने घर लौटा और ना ही उसके बाद मोहित को कभी भी किसी ने देखा। यहाँ पर जब मोहित अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके बाद उसके माता पिता आते हैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते, और जब वह सत्यलता से पूछते हैं तो वह बता देती है कि यहाँ पर आया तो था, मुझे कुछ काम था, उस काम को करने के बाद वह यहाँ से चला गया। अब वह घर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब दूसरी तरफ मुड़ा तो मैंने उससे पूछा कि वहां पर कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मार्केट से मुझे कुछ सामान लेकर आना है और उसे लेकर अभी आ जाता हूँ। ऐसा कहकर वो लोग उन्हें बता देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो मोहित के माता पिता होते हैं वह यहाँ से चले जाते हैं और अपने बेटे को मार्केट की तरफ जाकर ढूंढने लगते हैं। इधर यह बात जैसे विजय राज को पता चलती है तो विजय भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सत्यलता और विजय दोनों के दोनों भी मोहित को ढूंढने में उसके परिवार वालों की मदद करते हैं। धीरे धीरे ये दिन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 तारीख कंप्लीट हो जाती है और 3 तारीख को जब मोहित को अच्छी तरह से ढूंढा जाता है तो एक नाले के अंदर मोहित की डेड बॉडी पड़ी हुई मिल जाती है, जो कि उनके घर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। अब जैसे ही मोहित की डेड बॉडी मिलती है, वो भी नाले में पड़ी हुई, तो उसके बाद ये बात इलाके में फैल जाती है कि एक जवान लड़का जिससे किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी वह नाले के अंदर इस तरह से पड़ा हुआ मिला है। और उसके बाद पुलिस को भी वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस आती है, बॉडी का पंचनामा करती है और उसे आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बाद जब पूछताछ करती है तो जो सत्यरूपा होती है वो यही बात बताती है। कहती है कि मेरे पास से ही गया था और कह रहा था कि मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है और उसके बाद वापस ही नहीं लौटा और किसी ने भी उसे नहीं देखा। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो उसके घर वालों के बयान भी लेते हैं, तो पुलिस वाले भी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ये तो हमारे परिवार का ही घर है और इन लोगों के पास अक्सर आता जाता रहा करता था, क्योंकि जो सत्यरूपा है उसका पति विजय राज जो होता है वह एक कंपनी में काम किया करता है, तो इसी वजह से घर का कोई वैसा काम हुआ करता है तो वह इस काम को कर दिया करता है। अब इन बातों को सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं फिलहाल तो वहां से चले जाते हैं और बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को भी उन्हें दे देते हैं। अब जैसी बॉडी वो घर वालों के पास आती है तो लोग कहने लगते हैं कि अब इसका अंतिम संस्कार कर दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो 2 दिन बाद आएगी। लेकिन वहीं पर जो घर वाले होते हैं उन्हें अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा सदमा लगता है और वह कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो झोल है इस बात में, जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। अब गांव वाले कहते भी कि कोई बात नहीं भाई, अंतिम संस्कार कर दो, पोस्टमार्टम तो हो ही गया है और जो कुछ बात है वो निकलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि जो मोहित था वह पूरी तरह से हस्पुर था, कोई भी उसे बीमारी नहीं थी, तो इस तरह से बॉडी नाले के अंदर मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। तो इसी वजह से घर वाले मना करने लगते हैं और जब घर वाले अंतिम संस्कार से मना करते हैं तो गांव वाले कहने लगते हैं कि भाई अंतिम संस्कार नहीं करना तो ऐसा कर दो, कहीं पर दफन कर दो, क्योंकि बॉडी को इस तरह से रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर जो घर वाले होते हैं वह इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और मोहित के शरीर को दफन कर दिया जाता है। उसके 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वहां पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि मोहित ना पेट में इंफेक्शन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया और उसकी वजह से शायद उसे चक्कर आए होंगे और चक्कर आने की वजह से वह नाले में गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यहां पर जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि यहां पर यह मेंशन किया गया था कि शायद उसके पेट में गंदा पानी गया है और गंदा पानी पीने की वजह से उसे इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जो मोहित था वह अच्छी तरह से रहा करता था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और ग्रामीण परिवेश था, तो ऐसा होने का तो कोई चांस ही नहीं होता और इसी वजह से घर वालों को यह बात हजम नहीं होती है। घर वाले जो होते हैं वो पुलिस वालों से मदद की गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा दिल गवाही दे रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है, अब पूरी तरह से इस बात की जांच पड़ताल करवाओ। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह पहले तो उन्हें आश्वासन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लोग बार बार एक ही बात को कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इस तरह से कमजोर नहीं था और कोई भी कैसी भी दिक्कत उसको नहीं थी, तो इसी वजह से पुलिस वाले दोबारा से इस केस की तहकीकात करने लगते हैं और तहकीकात के दौरान इस बार वहां के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, यानी कि उससे एक दिन पहले का एक दिन बाद का सारे फुटेज को निकालकर देखा जाता है। जब पुलिस वाले उन फुटेज को देखते हैं तो फुटेज के अंदर उन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जिस चीज को देखने के बाद वो लोग
विजय राज और उसकी पत्नी जो सत्यरूपा होती है उन दोनों को उठा लेते हैं और उठाने के बाद उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज में दोनों पति पत्नी एक बोरे को लेते हुए उस नाले की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जब पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं तो वे पहले तो कुछ भी नहीं बताते हैं, कहते कि नहीं साहब उसके अंदर थोड़ा बहुत कचरा कूड़ा था, उसे ही डालने के लिए गए थे। लेकिन जब पुलिस वाले इन दोनों को अलग अलग करके विजय राज से पूछते हैं कि देखो सत्यरूपा ने तो बता दिया है, अब तुम भी बता दो वरना देखना तुम्हें ज्यादा सजा हो जाएगी। इस बात को सुनकर विजय राज सोचने लगता है कि शायद मेरी पत्नी ने मुंह खोल दिया होगा, क्योंकि महिलाएं डर जाया करती हैं और वो डर गई होगी। उसके बाद जो विजय राज होता है वह पूरी कहानी बताता है। कहता है कि साहब 2 जनवरी को जैसे मैं घर के अंदर आता हूं तो उसी समय यहां पर जो मेरा छोटा भाई होता है यानी कि मेरे ताऊ का जो लड़का था मोहित कुमार, वह अपनी भाभी के साथ अवैध आपत्तिजनक स्थिति में था और इस बात को देखकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आता है। मैं एकदम से तकिया उठाता हूं और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे इस दुनिया से विदा कर देता हूं। जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी फिलहाल तो उसकी बॉडी को घर के अंदर छुपा लेते हैं और उसके बाद जब पूरी रात हो जाती है तो रात के समय में प्लान के तहत उसकी बॉडी को एक बोरे में भरकर उस नाले में फेंक आते हैं और बोरे को वापस ले आते हैं। उसके बाद जब बॉडी तो वहां पर चली गई थी, लेकिन हमें पता था कि बॉडी पकड़ी जाएगी और पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि किसी ने इसको इस दुनिया से विदा किया है। तो इसी वजह से मैं अपने एक बहनोई के पास फोन करता हूं जो कि अस्पताल के अंदर सफाई का काम किया करता था और उसके बाद मैं उसे ये सारी बात बताता हूं, क्योंकि मुझे शक तो पहले से हो गया था कि मेरी पत्नी मेरे ही छोटे भाई के साथ यानी कि मेरे ताऊ के लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है, क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा बड़ाई किया करती थी। लेकिन अब जो हो गया था उस पर पर्दा तो डालना ही था और इसी वजह से मैं अपने बहनोई के पास फोन करके उससे कहता हूं कि कैसे भी करके अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस तरह किया जाए जिससे हम पर कोई किसी को शक ना हो तो उसके बाद पूरा मामला दब जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने अपने जानकारों के थ्रू ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा दी और उसके बाद हम तो समझ रहे थे कि केस फारिग हो गया, लेकिन उसके घर वालों ने ये केस दोबारा से उजागर कर दिया। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि साहब मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे गुस्सा इतना आ गया और वो कर भी तो गलत रहा था। भाभी माँ के समान हुआ करती है, कहीं ना कहीं मेरी पत्नी की भी गलती है, लेकिन जब मैंने उसे इस दुनिया से विदा कर दिया तो पत्नी रो रो कर माफी मांगने लगी। इन सभी बातों को सुनने के बाद पुलिस वालों के सामने पूरा के पूरा केस शीशे की तरह साफ हो जाता है और पुलिस वालों ने वहीं से सत्यरूपा और उसके पति विजय राज को हिरासत में ले लिया है और साथ में उनके बहनोई को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस वाले उनके खिलाफ पूरे सबूत जुटा रहे हैं और जब पूरे सबूत कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उनको उचित कार्रवाई करके जेल में भेज देंगे। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर के जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और हमें उनके कमेंट पढ़कर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला करता है। सबसे पहले हमारे साथ है छगनदास कराड़ा बांध राजस्थान से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझा। दूसरा नाम आता है हमारा राम बहादुर थापा जी का, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखा करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। तीसरा नाम आता है समाधान पाटिल जी का, जो हमारी हर वीडियो पर अपना प्यार दिया करते हैं। चौथा नाम आता है शेषपाल यादव। शेषपाल यादव जी कहते हैं कि सही बात है भाई, मेरा भी जिला एटा है। तो शेषपाल यादव जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, ये कल वाली वीडियो के लिए बोल रहे हैं। अगला नाम आता है गणेश कुमार जी का, कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे, श्री राम, बहुत बढ़िया कहानी है। गणेश वर्मा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से 72। तो गणेश वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अगला नाम है प्रिंस कुमार जी का, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर सर जी, आपने मेरा नाम लिया, दिल से धन्यवाद। तो प्रिंस कुमार जी धन्यवाद तो आपका है जो आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझा। उससे आगे नाम आता सुजीत कुमार जी का और साथ में हमारे साथ हैं भागीरथ जी। भागीरथ जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। राम गोसाई जी हैं, राम गोसाई जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रिंस कुमार जी का एक और कमेंट है, तो प्रिंस कुमार जी एक बार फिर से धन्यवाद। रजत सैनी जी हैं जो लिखते हैं राम राम जी और वेरी नाइस लिखते हैं, तो रजत सैनी जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा न माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।